स्टूडेंट वेलकम टू नेट क्रैकर्स, दिस साइड अनुराग शर्मा। सो आज एक और बार आप लोग के एक इंपॉर्टेंट वीडियो को मैं लेके आया हूँ। यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस के वो स्टूडेंट जो नेट देने जा रहे हैं, स्पेशली वो बच्चे जो कश्मीर से बिलोंग करते हैं, ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए। स्टूडेंट लगातार मैं कॉल्स अटेंड कर रहा हूँ थ्रू आउट द इंडिया। स्पेशली अगर मैं बात करूँ कॉल फ्लो की, तो बहुत ज़्यादा बच्चे हमें कॉल करते हैं फ्रॉम हरियाणा, पंजाब एंड कश्मीर, क्योंकि बच्चे एक कॉमन डाउट और एक कॉमन कंप्लेंट मुझे करते हैं कि सर इन तीनों ही एरियाज में पॉलिटिकल साइंस के बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, बट अगर बात की जाए इन तीनों एरियाज के अंदर स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ की, तो उससे अपार्ट यहाँ पर जो कंटेंट और जो मटेरियल की अवेलेबिलिटी है वो बहुत प्रॉब्लमेटिक है बच्चों के लिए। तो आप में से वो बच्चे जो कि ये जानना चाहते हैं कि किन किन बुक्स को या किन किन मटेरियल को हम लोग फॉलो करें टू क्वालिफाई आवर एग्जाम, उनके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो को डेवलप किया था, जो कि आप लिंक में जो है फॉलो कर सकते हैं। साथ ही मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि वो बच्चे जो दूर दराज के एरिया से आते हैं, सारी बुक्स अरेंज नहीं कर सकते, वो हमारा पोस्टल मटेरियल अवेल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो आज वीडियो का पर्पस है वो आप लोगों से ये डिस्कस करना है कि नए सिलेबस के हिसाब से जो चीज़ें आप करते आ रहे हो और पढ़ते आ रहे हो, अब उसको किस तरह से आप नए एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट समझते हैं इसको। सो स्टूडेंट, नया सिलेबस आया है और बड़े मेजर चेंजेस के साथ आया है। तो जैसे कि मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि 30 से 35% का चेंजेस सिलेबस में हुआ है, बट एक्चुअल अगर आप सिलेबस को समझेंगे, आपने पुराने सिलेबस को देखा हो, तो ये चेंजेस आपको शायद ज़्यादा बड़े लगते हैं। हाँ, ये चेंजेस पॉजिटिव भी हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एरिया जो कि अब तक हमें लगता था कि शायद एग्जाम का पार्ट नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते, बट उन एरियाज को अब यहाँ पर अब हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि किन एरिया से क्वेश्चन आ रहे हैं। साथ ही सिलेबस की वो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो पहले हम लोग फॉलो किया करते थे, अब वो हट गई हैं। साथ ही कुछ ऐसे पार्ट्स थे जो हमें लगता था कि रिलेवेंट नहीं है, फिर भी हमें पढ़ना पड़ता था, फॉर्चुनेटली वो भी चीज़ें हट गई हैं। बट एक मेजर प्रॉब्लम जो क्रिएट हुई है वो ये है कि बच्चे जहाँ पहले यूनिट नंबर 1 को पढ़ते थे, पॉलिटिकल थ्योरी एंड थॉट्स, अब उनको 3 यूनिट्स पढ़नी पड़ती हैं। पहला है पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट, दूसरा है पॉलिटिकल थ्योरी, फिर पॉलिटिकल थॉट्स को पढ़ते हैं। अब पॉलिटिकल थॉट्स की अगर हम बात करें तो इसमें वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स में आपके नए थिंकर ऐड ऑन हुए हैं। साथ ही इंडियन पॉलिटिकल थॉट के अंदर तो मेजर चेंजेस है, 10 से ज़्यादा थिंकर्स को ऐड ऑन किया गया है। आनुसूता और धर्मशास्त्र जैसे चीज़ों को ऐड ऑन किया गया है। तो ये सारी पॉइंट्स जो मिलके सिलेबस को काफ़ी ट्रिकी, और अगर आप देखें उन बच्चों के लिए स्पेशली जिनके पास अवेलेबिलिटी नहीं है इतनी ज़्यादा मटेरियल की, उनके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, स्पेशली हिंदी भाषी बच्चों के लिए। जो बच्चे हरियाणा से, यूपी से और बाकी सारे स्टेट से हमें कॉल करते हैं, वो कहते हैं सर हिंदी में सारा कंटेंट अवेलेबल ही नहीं है, हम कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें। हमारी ग्रेजुएशन की बुक्स के अंदर भी या कॉलेज कंटेंट्स होता है, उसमें भी हम लोगों ने इन चीज़ों को नहीं पढ़ा है। तो ऐसे में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रही है, कितना रिलेवेंट है। और सबसे बड़ा डाउट जो बच्चों को आ रहा है वो इस बात को लेके आ रहा है कि सर जो न्यूली एडेड थिंकर हैं उन पे किस तरह के क्वेश्चन हम लोग अटेंड करें, या ऐसे कोई क्वेश्चन जो इन थिंकर्स के ऊपर पूछे जा सकते हैं, हमें उसको फॉलो करना है। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो का पर्पस ये है कि सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताऊं कि जो नए थिंकर ऐड ऑन हुए हैं उसमें किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, किसी भी थिंकर पे या किसी भी थ्योरी पार्ट में किस तरह के क्वेश्चन आने चाहिए। स्टूडेंट, अगर नए थिंकर्स की बात की जाए, नया सिलेबस जो भी ऐड ऑन हुआ, किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कॉन्फ्यूशियस को पढ़ते हैं, अगर आप पढ़ते हैं टैगोर को इंडियन पॉलिटिकल थॉट में, या आप कबीर को पढ़ते हैं, तो ऐसे थिंकर्स के ऊपर आपने पहले क्वेश्चन नहीं देखे हैं, तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर किसी बच्चे ने पढ़ा भी है तो वो अपनी ग्रेजुएशन या मास्टर्स के टाइम पे पढ़ा है, तो ऐसे में बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर क्योंकि कबीर तो लिटरेचर में पढ़ाए जाते हैं, तो कबीर से क्या हमसे दोहे पूछे जाएंगे। तो सुन, यहाँ पर आपको बता दूं कि चाहे वो कबीर हो, कन्फ्यूशियस हो, मैरी वोllstonecraft हो, फैनन फ्रेंड्स हो, या फिर कोई और एड ऑन थिंकर, ऐसे में जब आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो प्रोस्पेक्टिव होगा पॉलिटिकल आइडियाज। फॉर एग्जाम्पल, अगर टैगोर बात करते हैं नेशनलिज्म की और फ्रीडम की बात करते हैं, भले ही वो पॉलिटिकल सेंस से बातों को बोलते हो, वंदे मातरम को लिखते हो, या फिर राष्ट्रगान को लिखते हो, या फिर अगर बात करते हो अपनी पोएम्स के थ्रू चीज़ों को बदलने की, तो जो पर्पस है वो सोशल चेंज है। जो पर्पस है वो इस तरह के समाज को बनाना है जो कि सोशल और रिलीजियस एक्सपेक्ट्स को फॉलो करता हो। तो ऐसे क्वेश्चन जहाँ टैगोर की बुक्स के ऊपर, उनकी राइटिंग्स के ऊपर, या फिर पूछा जाए उनके पॉलिटिकल आइडियाज के ऊपर, या फिर किस तरह की गवर्नमेंट्स की बात किया करते थे, स्टेट कैसा होना चाहिए, इसकी बात किया करते थे। तो अगर एग्जांपल दे तो टैगोर जो है वो राष्ट्रभक्ति, ठीक है, देश को पूजने जैसी चीज़ों के खिलाफ थे। और इसी तरह से अगर बात की जाए कन्फ्यूशियस की, जो कि चाइनीज थिंकर हैं और चाइनीज फिलॉसफी में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो कन्फ्यूशियस की लाइफ में बहुत सारी चीज़ें रही। फॉर एग्जाम्पल, कन्फ्यूशियस ने बहुत यात्रा करी, और अगर आप लोगों ने विवेकानंद को पढ़ा है तो कन्फ्यूशियस की लाइफ और स्वामी विवेकानंद की लाइफ आपको एक जैसी नजर आएगी।
यहाँ कॉन्फ्यूशियज्म एक बहुत प्रोपाउंडेड थ्योरी है चाइना के अंदर। ऑल्दो माओज़म के आने के बाद कॉन्फ्यूशियज्म को दबाया गया और कॉन्फ्यूशियज्म को चाइना की डेवलपमेंट के लिए अच्छा ना मानते हुए उस थ्योरी को हमेशा दबाने की कोशिश की गई। बट अपार्ट फ्रॉम दैट कॉन्फ्यूशियस के जो पॉलिटिकल आइडियाज थे वो किंग्स कैसे होने चाहिए और सोसाइटी कैसी होनी चाहिए इसकी बातें किया करते थे, तो दैट वाज वेरी इफेक्टिव आइडियाज। तो इस तरह से जहां भी पॉलिटिकल एस्पेक्ट जुड़ेगा वो आपसे पूछा जाएगा। हाँ, अगर बात की जाए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चंस की या फिर बात की जाए कि किस तरह के एरियाज को कवर करना पड़ेगा, तो स्टूडेंट यहाँ पर वन बाय वन आपको चीज़ों को फॉलो करना है। तो जो भी बेसिक मटेरियल आप लोगों के पास ग्रेजुएशन का है, मास्टर्स का है, आप उसको अच्छे से फॉलो कीजिए। हाँ, वो बच्चे जिन्होंने ग्रेजुएशन शायद दूसरे सब्जेक्टों में करी है उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अगर आप केमिस्ट्री, फिजिक्स या साइंस के किसी सब्जेक्ट से आए हैं या फिर आप कोई और सब्जेक्ट पढ़ के आए हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे ने हिंदी लिटरेचर किया है और उसके बाद वो है पॉलिटिकल साइंस लेते हैं मास्टर्स में, तो ऐसे में आप लोगों के पास बेस तो है नहीं, तो बेटर रहेगा कि मार्केट में जो बेसिक बुक्स अवेलेबल होती हैं आप उनको फॉलो कर सकते हैं। आपके कोई फ्रेंड या दोस्तों से आप अपनी यूनिवर्सिटीज के नोट्स वगैरह लेके फॉलो कर सकते हैं। इसमें मैंने बुक्स की लिस्ट अपनी पहली वीडियो में डिस्कस की गई है, अगर आप उसको फॉलो करना चाहें तो दैट विल बी अ ग्रेट आइडिया। स्टूडेंट, अब टाइम आपके पास बहुत ज़्यादा नहीं है, 2 महीने हार्डली हमारे पास बचे हैं, तो इन 2 महीने के टाइम पे क्या स्ट्रेटेजी प्लान करना चाहिए, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो स्टूडेंट, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस बहुत बड़ा सिलेबस है और इसको पूरा कंप्लीट कर पाना ऑन टाइम स्पेशली उन बच्चों के लिए आसान नहीं है जिन्होंने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट की है या फिर 1-2 महीने पहले से भी अगर वो पढ़ रहे हैं और वो अवेयर नहीं है सिलेबस से, तो ये चीज़ बहुत टफ हो जाने वाली है आप लोगों के लिए, बिकॉज इतने सारे एरियाज को ऐड ऑन किया गया है कि चीज़ों को निकालना, फाइंड आउट करना कितना कहाँ से पढ़ा जाए, इट्स नॉट दैट ईजी। तो स्टूडेंट, ऐसे में ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को फोकस कीजिए कि जितना सिलेबस आप लोग पहले पढ़ के आए हैं उसके हिसाब से आप लेटेस्ट सिलेबस को देखिए। जो चीज़ें आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग हैं उनको आप अलग निकाल लीजिए और जो चीज़ें बहुत वीक हैं उनको अलग निकाल लीजिए। कॉमन डाउट बच्चों को आता है पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस में, वो कंपेरेटिव पॉलिटिक्स के सिलेबस को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। और अगर बुक्स की बात की जाए तो कंपेरेटिव पॉलिटिक्स में ज़्यादा बुक्स भी अवेलेबल नहीं है मार्केट में, तो ये एक बड़ा इशू, बड़ा हर्डल आ जाता है। तुलनात्मक राजनीति के जो क्षेत्र हैं, जो एरियाज हैं, वो सारे के सारे एरियाज को बच्चे ठीक से फाइंड आउट भी नहीं कर पाते कि कहाँ से क्या पढ़ा जाए और कितना पढ़ा जाए। साथ ही अगर बात की जाए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ऑल दो बेसिक बुक्स मार्केट में बहुत सारी हैं, बट यूजीसी नेट की पर्सपेक्टिव बहुत अलग है यहाँ पर, तो वो चीज़ भी एक बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ स्टूडेंट, कुछ ऐसे एरिया जरूर हैं जो मैं हमेशा हर वीडियो में कहता हूँ कि आप स्ट्रांगली होल्ड बना सकते हो, दैट इज पॉलिटिकल थ्योरी, थॉट्स एंड द इंटरनेशनल रिलेशन। दोनों ही एरिया बहुत वाइड है, बट दोनों ही एरिया बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अगर करंट सिलेबस की बात देखी जाए तो आपके टोटल सिलेबस का 50% यही 2 यूनिट कवर अप कर देती हैं, तो इस वजह से इन यूनिट्स का जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप अपने सिलेबस का 60-70% कवर अप कर रहे हैं तो यू कैन इजीली क्वालिफाई योर एग्जाम। तो ऐसे में इंटरनेशनल रिलेशन, इंडियन फॉरेन पॉलिसी, पॉलिटिकल थॉट्स जो आपका यूनिट एड ऑन हुई है विद वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, इंडियन पॉलिटिकल थॉट, अलग अलग 2 पार्ट्स में बढ़ चुकी है, और पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट जो एड ऑन हुए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं आपके सिलेबस के अंदर, आपके एग्जाम को क्वालिफाई करने में। तो यहाँ पर स्टूडेंट, जिन बच्चों ने अभी तक इन एरियाज को स्टार्ट नहीं करा या पढ़ना शुरू नहीं करा, वो पॉलिटिकल थ्योरी एंड थॉट से सबसे पहले स्टार्ट करें। ये पार्ट टाइम टेकिंग है बट उतना ही ज्यादा फ्रूटफुल है। रीजन ये भी है कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं तो दैट कैन हेल्प यू अ लॉट। दूसरा इंपॉर्टेंट एरिया रहेगा इंटरनेशनल रिलेशन, जिसको आपको फॉलो करना है बहुत अच्छे से। तीसरा एरिया वी कैन सजेस्ट आईजीपी, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। अगर आप लोग बात करें इस पर्टिकुलर यूनिट की तो इसको आप क्लास 8 से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, क्लास 12 तक पढ़ते हैं। अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो, अगर भाई आर्ट्स के नहीं है तो 10 तक तो आप पढ़ते ही हैं। इसके बाद अगर आप ग्रेजुएशन में पॉलिटिकल साइंस लेते हैं और मास्टर्स तक आप इसको लगातार पढ़ते रहते हैं, तो पार्लियामेंट क्या है, प्रेसिडेंट क्या है, क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम है, कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमवर्क क्या है, बेस क्या है, और इंडियन नेशनल मूवमेंट जो कि एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है, बट सिर्फ और सिर्फ कुछ इंसिडेंट्स के साथ। तो ये सारे एरियाज को कवर अप करना बहुत आसान है हमारे लिए, तो 3 यूनिट तो हमारी श्योर हो जाती हैं। फिर बचता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, विच कैन ऑल्सो हेल्प यू इन टर्म्स ऑफ कोडेड थिंग। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में म्युनिसिपैलिटीज, यूपीएससी, बाकी सारे प्रोसीजर्स जो हैं, इलेक्टोरल सिस्टम्स जो हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, इन सबको आप लोग कवर अप करते हो, इंक्लूडिंग हमारा फाइनेंशियल सिस्टम भी इसका पार्ट आता है, तो दैट कैन ऑल्सो बी कवर इनटू द मिनिमम टाइम। तो ये सारा सिलेबस अगर आप करो, तो अगर आप टोटल सिलेबस की टाइम की बात करो तो आप 8 यूनिट कवर कर चुके हो उस हिसाब से। लास्ट यूनिट आपकी बचती है, दैट इज कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। स्टूडेंट, मैं ये सजेस्ट करूंगा कि वो बच्चे जो कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को बहुत अच्छे से नहीं समझ पाते हैं, अगर वो अपनी 4 यूनिट्स पे भी अच्छे से फोकस करें तो दे कैन इजीली क्वालिफाई देयर एग्जाम। क्योंकि अब आपके पास सिर्फ 2 महीने का टाइम बचा है, तो इतना टाइम नहीं है कि आप
कंपेरेटिव पॉलिटिक्स के बेस को समझने के लिए बैठे हैं, बट स्टिल इफ यू हैव अ टाइम और आप पहले काफ़ी यूनिट्स को कर चुके हो, देन यू कैन गो विद द कंपेरेटिव पॉलिटिक्स एज वेल। कंपेरेटिव पॉलिटिक्स को समझना थोड़ा टफ जरूर है, बट वंस यू गो थ्रू विद इट और एक बार आप कंपेरेटिव एस्पेक्ट्स को समझ जाते हो तो उसके बाद इसके गो थ्रू होना और आइडियाज़ को समझना इज़ वेरी इजी। तो स्टूडेंट मैं विश करता हूँ कि जो चीज़ें हमने डिस्कस करी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। साथ ही अगर कोई भी डाउट आता है, कोई भी प्रॉब्लम है एग्जाम से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड, मटेरियल से रिलेटेड, इन सब चीज़ों के लिए आप हमें कॉल या मैसेजेस कर सकते हैं। कन्वीनियंट टाइम रहता है सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे के बीच में, जब आप हमें कॉल या मैसेजेस करें और अपने डाउट्स हमारे आगे रखें। अगर सिलेबस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप वो हमें बताइए। इसके अलावा एग्जाम को लेकर अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप वो भी हमें बता सकते हैं। यहाँ पर कुछ पॉइंट और हैं, जैसे कि नए बच्चे जो भी रिसेंटली प्रैक्टिस कर रहे हैं इस एग्जाम के लिए और फर्स्ट टाइम एग्जाम में अपेयर होने वाले हैं, वो सिलेबस को लेकर अभी भी बहुत डाइसी हैं कि क्या पढ़ा जाए और क्या छोड़ा जाए। तो ऐसे बच्चे भी हमें कॉल या मैसेजेस कर सकते हैं। स्टूडेंट हमारे व्हाट्सएप नंबर नीचे दिए गए हैं जिस पे आप हमें डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। साथ ही वो बच्चे जो हमारा पोस्टल मटेरियल अवेल करना चाहते हैं या ऑनलाइन क्लासेस या दिल्ली में हमारी ऑफलाइन क्लासेस के साथ जुड़ना चाहते हैं, वो भी इन नंबरों पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।